कक्षा 9 में हमने यह सीखा था कि किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के समय कुछ ऊर्जा संचलित रखती है। तब फिर क्यों ऊर्जा संकट के विषय में इतना कुछ सुनते रहते हैं। ऊर्जा को यदि न तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, तो क्यों चिंता तो उस पर चिंता क्या होनी चाहिए। हमें ऊर्जा के साधनों की चिंता किए बिना असीमित क्रियाकलाप करने के सक्षम होने चाहिए। यदि हम याद रखें कि ऊर्जा के विषय में इसके अतिरिक्त और क्या क्या सीखा है, तो पहले ही हल किया जा सकता है। ऊर्जा के विविध रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराकर प्लेट की स्थिति ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकरा कर ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रक्रम अधिकतम ऊष्मा उसमें छिपी होती है और इस प्रकार जलने मोम का रासायनिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती को जलाने हेतु ऊर्जा को किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है, परंतु यदि हम जलती हुई मोमबत्ती पर पुनः विचार करें तो क्या हम किसी भी प्रकार से अधिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा और प्रकाश को अन्य उत्पादों से के साथ मिलाकर मोम के रूप में रासायनिक ऊर्जा को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम 100 ml जल लेते हैं, किसी ताप यानी 75 डिग्री सेल्सियस पे किसी कमरे में रख रहे हैं जिनका ताप 25 डिग्री है। कुछ समय पश्चात क्या होगा? ऐसा कोई उपाय है किसी द्वारा पर्यावरण में लुप्त हुई समस्त ऊर्जा को एकत्र करने को एक बार ठंडा हो जाए और गर्म किया जा सके? इससे प्रत्येक उदाहरण के बारे में विचार करने पर हम यह पाएंगे कि प्रयोज्य रूप में उपस्थित ऊर्जा चारों ओर के वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोज्य रूप में सक्रिय हो जाती है। अतः कार्य करने के लिए किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं, वह उपभोक्त हो जाता है और उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? तब फिर किसी ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना जाता है। दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। रेलगाड़ी को चलाने के लिए हम डीजल उपयोग करते हैं। सड़कों पर टेम्पो में दीप्तमान बनाने के लिए विद्युत का उपयोग करते हैं। साइकिल से विद्यालय जाते समय पेशियों की ऊर्जा का यानी मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। शरीर कार्य करने के लिए मांसपेशियों का ऊर्जा, विविध भौतिक सुविधाओं को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने अथवा वाहन को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती हैं। हमें यह जानना आवश्यक है कि ऊर्जा को उसके प्रयोग रूप में प्राप्त किए के लिए आवश्यक स्रोत का चयन किस प्रकार किया जाता है। उपभोग दोनों क्रियाकलापों को करने के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि कुछ कार्यों को करने के लिए किसी विविध ऊर्जा स्रोत अथवा ईंधन का चयन अनेक कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, किसी ईंधन का चयन करते समय हमें स्वयं से इस प्रश्न को पूछना चाहिए: यह दहन में किसी ऊष्मा मुक्त करता है? क्या यह अधिक धुआं उत्पन्न करता है? क्या यह आसानी से उपलब्ध है? क्या आप ईंधन के विषय में 3 और रासायनिक प्रश्न सोचते हैं? जितने भी वर्गों में ईंधन आज उपलब्ध है, यदि उसका चयन करें तो वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी विशेष कार्य जैसे भोजन पकाने के लिए ईंधन का चयन करते समय हमारे चयन के विकल्प को सीमित कर देते हैं? क्या जिस ईंधन का चयन किया वह किए जाने वाले कार्य पर भी निर्भर करता है? उदाहरण के लिए, जब हम सर्दियों में भोजन पकाने के लिए ईंधन और कमरे को गर्म रखने के लिए दूसरा ईंधन उपयोग चुनेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो एक प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह सस्ता भी हो। तभी उसको आइडियल फ्यूल माना जाता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जीवाश्मीय ईंधन। प्राचीन काल में ऊर्जा स्रोत में सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी थी। कुछ सीमित क्रियाकलापों के लिए पवन और बहते जल की ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता था। क्या आप इसमें कुछ उपयोग बता सकते हैं? ऊर्जा के स्रोत तो यहाँ पे ये ग्राफ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले कोयला यूज होता था, फिर ग्रीन में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आते थे, जल, नाभिकीय और पवन, ये सब पहले के ये थे आइडियल फ्यूल के स्रोत थे। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।